धौलपुर नाम के एक गांव में ब्रिजेश नाम का एक आदमी अपनी बीवी रेवती के साथ रहता था। ब्रिजेश एक निहायती आलसी और कामचोर था। शादी होने के बाद भी वो कोई काम धंधा नहीं करता, सिर्फ गांव में आवारा घूमना और टाइम पास करता था, जिस वजह से रेवती घर में ही सिलाई बुनाई का काम करती। लेकिन एक दिन ब्रिजेश को खटिया पर लेटा देख रेवती उसे कहती है, अजी सुनते हो, ये कब तक आराम फरमाते रहोगे आप? कुछ काम धाम भी करो, या बस मेरे कपड़े सिलाई के भरोसे जिंदगी गुजारने का इरादा है आपका? अरे बाबा, तुम्हें क्या लगता है मैं काम नहीं करता? अरे तुम क्या जानो, मेरा एक बिजनेस है अंडे का। अच्छा जी, अब झूठ भी बोलने लगे? वाह वाह, क्या बात है। देखो जी, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, मैं किसी भी दिन आकर आपका बिजनेस देखूंगी, और अगर कुछ गड़बड़ दिखी ना तो समझ लो मैं चली अपने मायके। अरे हाँ, तुम्हें भी दिखाऊंगा मेरा बिजनेस एक दिन। ब्रिजेश सोच में पड़ जाता है कि रेवती को कौन सा बिजनेस दिखाऊं, और इतने जल्दी ऐसा कौन सा काम है जो वो कर सकता है। तभी उसे एक अंडा बेचने वाला दिखता है। अरे अंडे ले लो अंडे, 30 रुपए दर्जन के अंडे ले लो अंडे। अरे वाह, जैसे सबसे आसान है अंडा भुर्जी बनाना, वैसे ही अंडा चुराना भी तो आसान है। यही सही रहेगा। ब्रिजेश सुबह सुबह दिन निकलने से पहले उठता है और गांव में घूमकर जहां पर भी मुर्गियां दिखे उनके ठिकाने पर जाकर अंडे चुराने लगा। वो दिन में कम से कम 50 अंडे चुराता और पास के गांव में बेचने लगा और पैसे कमाने लगा। एकदम अचानक से ब्रिजेश के पास पैसा देख रेवती ने एक दिन पूछा, अजी सुनिए, मेरी सहेलियां और पड़ोस वाले अब पूछने लगे हैं आपके काम के बारे में कि आप क्या काम करते हो, लेकिन मैं नहीं बता सकती हूँ कि आपका अंडे का बिजनेस है, क्योंकि हमारे पास ना ही मुर्गियां है और ना ही अंडे। तो बताइए मैं क्या बोलूं उनको? ऊपर से अगले महीने के 20 तारीख को मेरे माँ बाप आ रहे हैं, उनको क्या बताऊंगी? ये सुनकर ब्रिजेश थोड़ा डर जाता है और मन ही मन में बोलने लगता है, अरे बाप रे, लगता है रेवती को भी शक हो गया। इसे अगर पता चला कि मैं गांव की मुर्गियों के अंडे चुराता हूँ और दूसरे गांव में बेचता हूँ, तो ये उसी दिन मुझे छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। तभी रेवती से वो कहता है, अरे रेवती, तुम परेशान मत हो, उनको भी दिखा देंगे मेरा बिजनेस। अभी बस बोलना कि दूसरे गांव में अंडा फ्राई की दुकान चलाता हूँ, बस फिर सब चुप हो जाएंगे। दूसरे दिन ब्रिजेश फिर से अंडे चुराता है और पास के गांव उसे बेचने जाता है। अंडे बेचकर वो वापस आते ही रहता है कि उसे एक ब्रेड ऑमलेट वाले की दुकान दिखती है। वो उस दुकान के पास जाता है और उसे कहता है, अरे भाई, मैं एक अंडा बेचने वाला व्यापारी हूँ, क्या तुम मुझे ये ब्रेड ऑमलेट कैसे बनाते हैं ये सिखाओगे? और अगले महीने 20 तारीख को ये दुकान किराए से दोगे? बदले में मैं तुम्हें 50 अंडे फ्री में दूंगा और कभी भी जरूरत पड़े तो भी अंडे दूंगा। हाँ भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी सिखाता हूँ। वो दुकान वाला ब्रिजेश को ब्रेड ऑमलेट बनाना सिखाता है और वादे के मुताबिक ब्रिजेश उसे दूसरे दिन ही 50 अंडे फ्री में दे देता है। लेकिन एक दिन ब्रिजेश के पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत रेवती से कहती है, अरे सुनो रेवती, पता नहीं कैसे लेकिन मेरी मुर्गी के अंडे कुछ दिनों से गायब हो रहे हैं। रात को मुर्गी अंडा देने बैठती है और सुबह जब जाकर देखूं तो अंडा गायब रहता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है रेवती? अंडे की चोरी होने की बात सुनते ही रेवती को ब्रिजेश पर शक हो जाता है और वो तय करती है कि ब्रिजेश सुबह उठकर क्या करता है उसका पता लगाएगी। तय किए मुताबिक वो रात भर ब्रिजेश पर नजर रखती है। ब्रिजेश सुबह होने से पहले उठता है और मुर्गियों के अंडे चुराने लगता है और रेवती उसे देख लेती है। 20 तारीख होती है, उसी दिन रेवती के माँ बाप उसे मिलने उसके घर आते हैं। रेवती ब्रिजेश को फोन करके बताती है और जल्दी आने के लिए बोलती है।
दूसरे दिन रेवती और उसके माँ बाप ब्रिजेश की ब्रेड ऑमलेट की दुकान देखने जाते हैं। ब्रिजेश उनको ब्रेड ऑमलेट बनाकर खिलाता है। उनको यकीन हो जाता है और वो अपने गांव चले जाते हैं। ब्रिजेश घर पहुंचता है। रेवती उसे कहती है, देखो जी, मुझे सब समझ आया कि आप अंडे का कौन सा बिजनेस करते हो। वो दुकान भी आपकी नहीं है, उसी गांव के बनवारी लाल की है। आप दूसरों की मुर्गियों के अंडे चुराते हो और उन्हें गांव में बेचते हो। अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी, समझे आप? मुझे माफ कर दो रेवती, मेरे आलसपन की वजह से मैं ये करने लगा, लेकिन आज से पक्का मेहनत करूंगा। ब्रिजेश का ये कहना सुनकर रेवती खुश हो जाती है और ब्रिजेश खुद ही ब्रेड ऑमलेट की दुकान शुरू करता है। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक ऋषि अपने 5 शिष्यों के साथ रहता था। हर रोज ऋषि अपने 5 शिष्यों को सुबह जल्दी उठाते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। एक दिन, सुनो शिष्यों, तुम सबकी शिक्षा अब कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि मैंने दी हुई सारी शिक्षा का उपयोग तुम सब लोगों की भलाई के लिए ही करोगे। जी गुरुदेव, आपकी शिक्षा हम कभी नहीं भूलेंगे और उसे हमेशा हम लोगों की भलाई के लिए लगाएंगे। तभी एक डाकू सा दिखने वाला व्यक्ति ऋषि के आश्रम के पास से गुजर रहा था। उसने ऋषि की आवाज सुनी और चुपके से उनके आश्रम के पास जाकर उनकी सारी बातें सुनने लगा। ठीक है शिष्यों, आज ध्यान लगाने के बाद मैं तुम सबको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे तुम सब मरे हुए किसी भी प्राणी या व्यक्ति को जीवित कर सकेंगे। जी गुरुदेव, जैसा आप कहें। ये बोलकर ऋषि और उनके 5 शिष्यों ने ध्यान लगाना शुरू किया और इधर वो डाकू सा व्यक्ति भागकर अपनी मुखिया के पास गया और सुनिए सुनिए मुखिया जी, आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। क्या हुआ? क्या बात है? और इतना दौड़कर कहां से आ रहे हो? जी मुखिया जी, मैं अभी जंगल से गुजर रहा था तो देखा एक ऋषि अपने शिष्यों को मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाला मंत्र बता रहा था। क्या कहा? मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाला मंत्र? क्या तुम सच कह रहे हो? देखो, अगर ये बात झूठी निकले तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे, समझ गए ना? जी मुझे पता है, मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझ पे भरोसा कीजिए। ठीक है, हम अभी चलते हैं उस ऋषि के पास और उससे वो मृत्युंजय मंत्र सीख के लेते हैं। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर ही रहूंगा। ये बोलकर सारे डाकू और उसका मुखिया उस ऋषि के पास जाते हैं। पकड़ लो इन सबको और उस ऋषि को मेरे पास लेकर आओ। अरे अरे, हमें क्यों पकड़ रहे हो? हमें मत मारो। हमको कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया। अरे, ये बेचारे तो मेरे शिष्य हैं और वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। कृपया करके हमें छोड़ दीजिए और मेरे शिष्यों को मत मारिए। कृपया हमें छोड़ दीजिए। तुम्हें कैसे छोड़ दूं? सुन ऋषि, मैं जानता हूं तुम मुझे बहुत कुछ दे सकते हो। ज्यादा चालाकी मत करो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। जी मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, मेरा विश्वास कीजिए। चुप कर ऋषि, मुझे पता है तुम मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाला मंत्र जानते हो। मुझे बस वो बता दे, फिर मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। नहीं, हम ऐसा कोई मंत्र नहीं जानते। मैं ये नहीं कर सकता, कृपया हमें छोड़ दीजिए। अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुखिया ये बोलकर सारे शिष्यों और ऋषि पर तलवार लगाता है। तभी ऋषि सोचता है, अगर इस डाकू मुखिया की बात नहीं सुनी तो ये सबको मार डालेगा।
अगर इस डाकू मुखिया की बात नहीं सुनी तो ये सबको मार डालेगा। इससे हम तो लड़ नहीं सकते, लेकिन चालाकी से काम लेना होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, लेकिन वचन देना होगा कि तुम हम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, मैं किसी को नुकसान नहीं करूंगा। अब जल्दी से मरे हुए को जिंदा करने वाला मंत्र बताओ मुझे। ठीक है, यह मंत्र सीखने के बाद इसे काम करवाने के लिए सबसे पहले पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। ठीक है ना? ठीक है, मैं वो सब कर लूंगा। अब जल्दी से बताओ मंत्र। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऋषि डाकू मुखिया को सामने बिठाकर मंत्रोपचार शुरू करते हैं। थोड़ी देर में डाकू मंत्र सीख जाता है। ऋषि बोलता है, जैसा कि मैंने कहा था, किसी मरे हुए शेर पर यह मंत्र बोलकर उसे जिंदा करना पड़ेगा, तभी यह मंत्र काम करेगा। ठीक है ऋषि, अभी शेर को ढूंढने के लिए बोलता हूँ। सुनो, तुम दोनों जाओ और एक मरा हुआ शेर को लेकर आओ। जी मुखिया जी, अभी जाते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों डाकू एक मरा हुआ शेर लेकर आते हैं और मुखिया उसके सामने बैठकर मंत्र का उच्चारण करने लगता है। और इधर ऋषि अपने शिष्यों को पेड़ पर चढ़ने के लिए बोलता है। जैसा ही मंत्र पूरा होता है, वो शेर जिंदा हो जाता है और सबसे पहले अपने सामने बैठे हुए डाकू मुखिया पर हमला करता है और उसे मार डालता है। ये देखकर बाकी सभी डाकू साथी वहां से भाग जाते हैं। अरे भागो भागो भागो, अरे भागो यहाँ से। अरे शेर है, भागो। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम सुरेश था। दोनों अच्छे दोस्त थे, साथ में बड़े हुए थे और साथ में घूमते थे। एक दिन दोनों बाजार से जा रहे थे। अरे सुरेश, क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ रमेश, मुझे भूख लगी है। तो चलो चने खरीदते हैं। लेकिन रमेश, मेरे पास उतना पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तो फिर हम चने कैसे खरीदेंगे? एक काम करते हैं, हम दोनों आधे आधे पैसे निकालते हैं और चने खरीदते हैं। ठीक है। दोनों पैसे निकालते हैं और चने खरीदते हैं। चने लेने के बाद रमेश बस थोड़े से ही चने सुरेश को देता है। अरे रमेश, ये क्या बात है? तुमने ज्यादा चने लिया और मुझे बस थोड़े ही दिया, जबकि हमने आधे आधे पैसे निकाले थे, तो हिस्सा भी बराबर होना चाहिए ना। अरे सुरेश, जो तुम कह रहे हो ठीक है, पैसे आधे आधे निकाले, लेकिन ये सुझाव तो मेरा ही था ना, इसलिए मैंने ज्यादा चने लिए। लेकिन ये तो बहुत गलत है, सुझाव के भी कोई पैसे लेते हैं भला। ये बात करके दोनों भी चने खाते हुए घर चले जाते हैं। फिर एक दिन रमेश एक व्यापार का सुझाव लेकर सुरेश के पास आता है। अरे सुरेश, मुझे एक व्यापार करने का सुझाव तुम्हें बताना है, क्या तुम सुनना चाहोगे? हाँ रमेश, बताओ, मुझे सुनना चाहूंगा। तो सुनो, हम दोनों मिलके एक ब्रेड पकौड़ा का ठेला गांव के चौराहे में लगाते हैं। इस व्यापार में कम लागत और ज्यादा मुनाफा है। अच्छा, ये सुझाव तो मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, बताओ, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बस हम दोनों मिलके पैसे इकट्ठा करते हैं, एक ठेला, साथ साथ जो चीजें लगेगी वो खरीद लेते हैं और हर महीने जो मुनाफा आएगा उसे बराबर के हिस्से में बांट लेते हैं। ठीक है। और दूसरे ही दिन ब्रेड पकौड़ा का ठेला गांव के चौराहे में लगाते हैं। ले लो, ताजा ताजा गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा खा लो। आओ आओ, एकदम फ्रेश है, अभी अभी गर्मा गर्म निकाला है, ताजा ताजा ब्रेड पकौड़ा है, खा लो। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छा रुपया कमा लेते हैं। फिर महीने के आखिर में रुपए का हिस्सा बराबर बांटने की बारी आती है। अरे रमेश, अब हम पूरा रुपए गिन लेते हैं और बराबर आधा आधा हिस्सा बांट लेते हैं। अरे सुरेश, आज का कमाया हुआ 5,300 रुपए हुआ है, बाकी का घर में रखा है। अरे सुरेश, मैं इस रुपये में ज्यादा हिस्सा लूंगा। भला तुम इसमें ज्यादा हिस्सा क्यों लोगे, जबकि हम दोनों ने साथ में बराबर काम किया और पैसे भी आधा आधा निकाला। वो सब ठीक है, लेकिन इस व्यापार का सुझाव या आइडिया तो मेरा ही था ना, तो आइडिया का मेरा होना मेरी ज्यादा हिस्सेदारी बनाता है। नहीं रमेश, तुम ये गलत बात कह रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, एक काम करते हैं, गांव के जंगल में एक वृक्ष पर वृक्ष देवता रहते हैं। हम उनके पास जाकर उनसे पूछते हैं कि मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए या फिर नहीं। ये सब करने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर तुम कहते हो तो चलते हैं। ब्रेड पकौड़ा का ठेला बंद करके दोनों अपने अपने घर जाते हैं। लेकिन घर में आने के बाद सुरेश सोचता रहता है
कि रमेश बहुत ही चालाक आदमी है। इसके पहले भी रमेश ने चने खरीदते वक्त सुझाव के नाम पर ऐसा ही किया था और मुझे चने कम दिए थे। मुझे कल ध्यान रखना पड़ेगा। हे वृक्ष देवता, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? कौन मुझे पुकार रहा है? कौन हो तुम बालक, और मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? हे वृक्ष देवता, ये मेरा मित्र है। हम दोनों ने कुछ दिन पहले एक व्यापार शुरू किया था जिसमें हमें काफी फायदा हुआ है। अब जब हिस्सेदारी की बात आई है तो मैंने मेरे मित्र को मुझे ज्यादा हिस्सा देने की बात कही है, लेकिन ये मना कर रहा है। लेकिन तुम्हें ज्यादा हिस्सा क्यों चाहिए? वो इसलिए वृक्ष देवता क्योंकि ये व्यापार मैंने सुझाया था। इसका जो आइडिया था वो मेरा था, इसलिए। फिर तो सही कह रहे हो। सुनो बालक सुरेश, तुम्हें ज्यादा हिस्सा रमेश को देना पड़ेगा। यही सही रहेगा, क्योंकि रमेश ने इस व्यापार का सुझाव दिया था। सुरेश थोड़ा सोच में गिरता है। जब रमेश ने मुझे वृक्ष देवता से मिलवाया तब उसने मेरा नाम नहीं बताया। फिर इस वृक्ष देवता को कैसे पता कि मेरा नाम सुरेश है? जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे कुछ करना होगा। सोचने के बाद सुरेश कुछ पत्ते और लकड़ियां जमा करके वृक्ष देवता के नीचे जलाने लगता है। अरे बचाओ, आग, आग, कोई बचाओ मुझे, मैं जल रहा हूँ। अरे रमेश, ये वृक्ष देवता तो आदमी की जैसे बात कर रहा है और इसे जलन भी महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता सुरेश, ये क्या हो रहा है। ऐसा बोलकर रमेश के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उतने में ही रमेश के पिताजी उस वृक्ष से नीचे गिरते हैं। क्यों रमेश, तो ये है तुम्हारे वृक्ष देवता। अच्छा काम कर रहे हो तुम। मुझे फंसाना चाहते हो, मुझे बेवकूफ बनाकर ज्यादा हिस्सा लेना चाहते हो, क्यों? मुझे माफ करो सुरेश, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल ये मेरे पिताजी है और मैंने इन्हें ऐसे करने के लिए कहा था। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। देखो रमेश, इससे पहले भी तुमने मेरे साथ ऐसे ही किया था, लेकिन तुम मेरे मित्र हो समझ के मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। लालच बहुत बुरी बला होती है मित्र, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना। सुरेश उसे माफ कर देता है और वे दोनों अच्छे से व्यापार करने लगते हैं।